स्टोरी के स्टार्ट में हम ली मैंग को देख रहे हैं जो वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही है। बता रही है कि मेरा नाम ली मैंग है और मुझे मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने निकाल दिया घर से जब से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा चले गए थे, और बोल रहे थे कि तुमने अपनी सिस्टर के होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस किया है। उसका फादर भी चिल्ला रहा था, तुम्हारे जैसी मेरी कोई बेटी नहीं है। आज के बाद ली फैमिली के सारे रिश्ते तुमसे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद से ली मैंग अपनी ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में आ गई थी। उनकी पिक्चर देख के उनको याद कर रही थी कि आपके जाने के बाद मेरे साथ ये बिहेव हो रहा है, लेकिन आपने ये जगह मेरे लिए छोड़ी थी, अब मैं इसे दोबारा से चलाऊंगी। ली मैंग ने क्या ही देखा कि एक उसके पास कड़ा आया है। वो सामने उसको उठाने लगी और पहन लिया कि ग्रैंडमा आपने ये मेरे लिए छोड़ा था क्या। अब वो काम पे लग जाती है। ली मैंग सोच रही है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। काम कर करके सारा दिन वो थक गई है और सोच रही है मुझे कितने पैसे बचे हैं। सोच रही है इतने थोड़े पैसे बचे हैं, अगर पुराने ज़माने में होती तो इतने पैसों से भी काम हो जाता। एकदम से उसने जो ब्रेसलेट डाला हुआ है वो चमकने लगता है। सामने वो एक आदमी को आता देखती है। सोच रही है लगता है ये एक्टिंग करके आया इसीलिए ऐसे कपड़े डाले हैं। वो नूडल्स उसे दे देती है और कहने लगती है अंकल अंकल आप किस मूवी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टार्स हैं क्या। अंकल भी हैरान हो जाता है उसके ये सवाल से और कहता है स्टार्स। ली मैंग वापस आती है तो वो देखती है ये क्या चीज़ पड़ी है, ये मैंने कब बाय किया था। दूसरी तरफ वो अंकल वाइट नूडल देख के सोच रहे हैं कभी मैंने देखा नहीं ये वाले नूडल। जैसे ही वो ट्राई करता है तो उसे वो बहुत ही टेस्टी लगने लगते हैं। वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। ली मैंग कहती है आपको इतने ज़्यादा टेस्टी लगे हैं क्या। अंकल वहाँ पर ही पैसे रख के चला गया। वो जैसे ही पैसे देखने लगती है ये क्या है, ये पैसे आप नहीं दे सकते। पीछे ही अंकल की तरफ भाग कर जा रही है, लेकिन सामने वो देखती है पूरी दुनिया ही बदल गई है। ऐसे लगता है वो पुराने ज़माने में आ गई है, ये क्या हो रहा है। अब वो देख रही है मैं आगे नहीं जा पा रही। सामने उसके पैसे गिरते हैं। एक बच्चा आके कहने लगता है सिस्टर मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। जाते जाते वो बच्चा एक हेयर पिन छोड़ के जाता है। वो हेयर पिन को देख रही है ये कितने की होगी। सामने देखती है कुछ बॉक्स से भरी हुई एक कार जा रही है। वो सोचने लगती है ये कैसे हो गया। अब ब्रेसलेट से पूछती है कहीं ये इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। ब्रेसलेट चमकने लगता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, इसका मतलब ये बहुत काम का, अब तो मेरा काम हो गया। जोर जोर से खुश हो रही है। अब वो शॉप पे लेके आई उस हेयर पिन को मॉडर्न वर्ल्ड में। उस शॉप में जो अंकल है वो चेक करके बता रहा है ये तो बहुत ही कीमती है, तुम्हारे पास कहाँ से आई। अगर ये तुम मुझे देती हो ना मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा इस हेयर पिन के। अब वो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि 4 लाख रुपए। अब वो ब्रेसलेट पे हाथ लगाती है तो वो टाइम ट्रेवल कर जाती है। ली मैंग बहुत खुश हो रही है कि वो पुराने ज़माने में आई है। अभी वो खुश हो ही रही है, काम कर रही होती है, एकदम से तलवार उसके गले पे आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तलवार जिसने रखी है वो प्रिंस शी यैन है। वो उसकी तलवार आहिस्ता से पीछे करती है तो वो देखती है कि प्रिंस तो खुद ही गिर गया नीचे। बाहर से उसे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं जो शी यैन पर हमला करने आ रहे हैं। वो ब्रेसलेट पे हाथ भी लगा रही है और सामने ही शी यैन को देख के सोच रही है इसके पीछे ये लोग क्यों लगे हुए हैं। जैसे ही शी यैन को होश आता है तो वो एकदम से तलवार निकालने लगता है। ली मैंग उसे कहती है देखो घबराओ मत, वो लोग चले गए। सोचने लगता है ये लड़की देखने में अजीब बिहेव कर रही है लेकिन इसने दुश्मनों को कैसे हरा दिया। शी यैन सोच रहा है और मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसे कुछ याद आने लगता है, क्योंकि ली मैंग उसे अपने वर्ड में लेके गई थी और वहां पर उसने उसके नाक पे स्ट्रिप लगा दी थी। अब वो सोचने लगता है क्या ये सब। इससे पहले कि वो कुछ बोले ली मैंग कहती है ठीक है, थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेलकम, और अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। उसे बाहर निकाल देती है। शी यैन स्माइल करने लगता है। बाहर शी यैन बाहर खड़े होकर स्माइल कर रहा है। सर्वेंट वहाँ पर प्रिंस शी यैन को देख के कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, बहुत अजीब लग रही है। वो सोचने लगते हैं इससे तो लगता है कि आपकी चोट जल्दी ठीक हो गई है। अब वो उसके पास लेकर आते हैं और बोल रहे हैं हमें ये चाहिए। ली मैंग कह रही है तुम लोग को ये चाहिए। ली मैंग वो बहुत सारा बॉक्स लेकर आ जाती है। खुश हो जाते हैं ये सब हमारे लिए है। प्रिंस को समझ नहीं आता लेकिन वो कहता है मेरे पास अभी सिल्वर तो नहीं है लेकिन ये पेंडेंट तुम रख लो। वो पेंडेंट जल्दी से लेके खुश हो जाती है तो बहुत कीमती लग रहा है। अब वो पीछे मुड़ती है और खुशी से पहले तो हैंड शेक करने लगी थी, फिर वो ऐसे ही उसके सामने झुकती है, अपना नाम बताती है और प्रिंस भी अपना नाम बताने लगता है। एकदम से पता चलता है कि बाहर आग लग गई है। सब बाहर भाग के जाने लगते हैं। बहुत सारे कैंप में आग लग गई है। जो खाना पड़ा था वो भी जल गया है। जिस आदमी को पकड़ा गया है वो हंसते हुए वहां से जा रहा है। सर्वेंट कहने लगता है हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, अब हम वापस चलें क्या। प्रिंस शी यैन कहता है हम यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने आए थे, कुछ न कुछ कर लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे।
अगले दिन हम रेस्टोरेंट में देख रहे हैं ली मिंग को, जो वहाँ पर उसी बच्चे को दोबारा से खाना खिला रही है और वो कह रहा है ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसे कुछ ज्वेलरी दे देते। वो देखने लगती है तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं है कि ये ज्वेलरी किसी काम की नहीं है। बच्चा वहाँ पे बताने लगता है ये ज्वेलरी मेरी माँ की थी लेकिन अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ली मिंग उससे पूछ रही है तुम अमीर खानदान से लगते हो, तुम ऐसी हालत में कैसे आए। वो बच्चा बताने लगता है मेरा नाम जियांग वैंग है और मेरी फैमिली पहले बहुत अमीर हुआ करती। एक दिन हम पर बहुत बड़ा हमला हो गया, ये कुछ चीज़ें बची हैं मेरी माँ की। ली मिंग उसकी ये स्टोरी सुन के उसे ऑफर करती है क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो एज अ हेल्पर। वो उसके सामने एक पेंडेंट दिखाती है तो बोलने लगता है ये पेंडेंट मुझे पता है ये प्रिंस का है, मैंने दूर से प्रिंस को देखा था उस वक्त। ली मिंग ये बात सुन के सोचने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रिंस से ज़्यादा लेना देना नहीं बनाना चाहिए। वो उस बच्चे को पैसे देती है और कहती है जाओ अच्छे से कपड़े खरीद कर ले आओ। जैसे ही वो वापस आई है खुशी से तो एकदम से देखती है बाहर सारी आग लगी हुई है और वो पूछने लगती है ये क्या हुआ। वही बच्चा आकर उसे बताने लगता है कि कुछ स्पाई लोग यहाँ पर आए थे दुश्मन की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी है, सारा खाना भी जल गया, उन्होंने बहुत सारे लोगों पे पहले भी अटैक किया था। ली मिंग सोचने लगती है पैसों को छोड़ो, पहले तो इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए मुझे। अब वो बहुत सारी लाइट्स लेकर आई है। शी यन कह रहा है ये चीज़ें क्या है, कोई हथियार है क्या। बोलती है नहीं। वो ऐसी ही लाइट मारती है सर्वेंट के फेस पे और बता रही है कि इससे लोग अच्छे से देख नहीं पाएंगे, आपके बहुत काम आएगी ये। प्रिंस शी यन उसके सामने झुकने लगता है, नीचे बैठ जाता है। ली मिंग कह रही है इतना बड़ा प्रिंस होने के बावजूद अपने सोल्जर्स के लिए ये मेरे सामने झुक रहा है। शी यन प्रिंस लड़ाई करने जा रहा है, वो उसे कहती है जरूर अच्छे से सेफली वापस आ जाना। प्रिंस शी यन लड़ाई करने जाता है, अपने दुश्मन को उन हथियारों से अच्छे से हरा देता है। जैसे ही वो लड़के वापस आए हैं जियांग वैन को भी देखते हैं, वो भी वापस आ गया है काफ़ी खुशी से। लेकिन वो अभी देख ही रहा है कि एकदम से पीछे से एक अटैकर ली मिंग पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जल्दी से प्रिंस आके उसे बचा लेता है। ली मिंग बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, वो प्रिंस शी यन को थैंक यू करने लगती है। जी वैन कह रहे सिस्टर, वो एकदम से दोनों से देखने लगते हैं। अब वो कहता है सिस्टर आपने कहा था प्रिपरेशन करने के लिए, वो सारी मैंने तैयारी कर दी है। अब तीनों बैठ जाते हैं खुशी से। उसने उनको कोला दिया है अपने मॉडर्न वर्ड का, वो पी के हैरान हो रहे हैं। और जी वैन कहता है सिस्टर आपने खाने में क्या डाला है, ये बहुत टेस्टी है। वहीं पर जी वैन से प्रिंस शी यन पूछने लगता है तुम्हारे फादर मदर कहाँ हैं, तो वो बताता है फादर जेल में, अपने फादर का नाम बताता है। तो प्रिंस शी यन कहता है तुम्हारे फादर वो हैं, मैं उन्हें छुड़ा सकता हूँ। अब वो कहता है सच में। प्रिंस शी यन उसे बोल रहा है लेकिन तुम्हारे फादर को बाहर आने के बाद हमारी हेल्प करनी होगी पैसे कमाने में। सुबह को हम देखते हैं जी वैन के फादर को छुड़वा लिया गया है जो झुक रहा है। ली मिंग कहने लगती है मैं अपना यहाँ पर स्टोर खोलने वाली हूँ और आपको मैनेजर रखूंगी। वो सुन के हैरान हो जाता है मैनेजर। वो सामने बहुत सारा सामान दिखाने लगते हैं और उनको बता रही है कि हमें ये सारी चीज़ें बेचनी होंगी। वहीं पर प्रिंस शी यन को गार्ड आके बता रहा है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये सब हमलावर प्रिंस की तरफ से आए थे। प्रिंस एक लेटर निकालता है और अपने वर्कर को देने लगता है। दूसरी तरफ ली मिंग बता रही है कि हमारे स्टोर का नाम क्या होगा और बहुत खुश हो रही है। एम्परर को खबर मिलती है, वहाँ पर ही वो कहने लगता है शी यन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसे कहा जाता है शी यन ने ये चीज़ भेजी है, वो उसको देख रहा है। फर्स्ट प्रिंस आकर कहता है फादर आपको पता है शी यन ने क्या की है, वहाँ पर इतने लोगों की जान भी चली गई है, वहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ था, सारे पैसे जल गए हैं और सारी चीज़ें जल गई हैं, मैंने तो कहा था कि आप ये काम मुझे दे दीजिए। एम्परर उस चीज़ को देख रहा होता है लाइट को, एकदम से लाइट जल जाती है और वो भी डर जाता है। और जैसे ही एम्परर वहाँ पर उस लेटर को पढ़ता है जो शी यन ने भेजा था तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो सेकंड प्रिंस को कहता है तुम शी यन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे लेकिन तुम दुश्मनों के साथ मिल गए थे और तुमने ये हमला करवाया है। उसे गुस्सा होने लगता है अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। प्रिंस को काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि उल्टा उसे ही डांट पड़ गई और वो शी यन को भी कुछ नहीं कर पाया। सामने एक आदमी आकर उसे खबर दे रहा है कि प्रिंस शी यन ने इतने लोगों को जो हराया है वो एक लड़की की वजह से है जिसका नाम ली मिंग है। अब वो कहता है तुम जाओ और खुद उस लड़की को लेकर आओ। दूसरी तरफ ली मिंग को देख रहे हैं जो अपने घर और उस जगह से बाहर ही नहीं जा पाती। सामने एक बैरियर है, वो काफ़ी परेशान हो रही होती है कि प्रिंस शी यन आता है और उसे देख के कहता है क्या हुआ, उसके हाथ में कुछ देता है। वो शी यन वहाँ पर कहता है बाहर आ जाओ, वो बाहर रखता है कदम। अब वो एकदम से उसे भी बाहर खींच लेता है। ये देख के ली मिंग हैरान हो गई है, मैं फाइनली बाहर आ गई। शी यन बोलने लगता है मैंने नोटिस किया था कि तुम बस इधर अंदर ही रहती हो, कभी बाहर ही नहीं निकली, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प ही कर दूं। ली मिंग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई है, उसे थैंक यू बोल रही है।
अब वो उसे कहती है चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। शी यन अंदर जाता है। उसके घर में अजीब सी चीजें देखकर उसे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या है। वो सामने ही एलसीडी को देखता है तो कह रहा है ये क्या है। जैसे ही वो ऑन करती है एकदम से तलवार निकाल रहा है। अब उसके पास मोबाइल फोन है, वो उस पर बात कर रही है। शी यन हैरान हो रहा है कि ये कौन सी चीजें हैं। अब वो उसे कहती है मैं बाहर जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगी। उसे यूनिफॉर्म हाथ में पकड़ा देती है। ली मैंग के घर और रेस्टोरेंट से उसके वर्ड में और पुराने वर्ड में जा सकते हैं। अब वो अपने वर्ड में उसे लेके आई है, उसके साथ काम कर रही है। सामने उसकी स्टेप मदर आके कह रही है ये क्या यहाँ पे गन कर रहे हो तुम लोग। ली मैंग कहने लगती है मैं जो भी कर रही हूँ लेकिन तुम लोग के पास वापस नहीं आऊंगी जो जबरदस्ती मेरी मैरिज करवा रहे हैं। शी यन कहता है अगर ली मैंग मैरिज नहीं करना चाहती तो आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। उसकी स्टेप मदर कहती है तुम होते कौन हो रोकने वाले, पीछे हट जाओ। जैसे ही वो दोनों हमला करने लगते हैं शी यन उनको मारता है और वो पीछे गिर जाते हैं दोनों। वापस आते हैं तो लियो अपनी माँ के हाथ पे मेडिसिन लगा रही है। वो कहने लगती है पता नहीं उस लड़की ने हेल्पर कहाँ से ढूंढ लिया। वहीं पर कॉल आने लगता है फादर को और वो कहते हैं हाँ ली मैंग जरूर आएगी। उसे मिस बता रही है ली मैंग ने अगर मेरे बेटे से माफी ना मांगी कल तो तुम लोग बैंकरप्ट हो जाओगे। वो अपनी वाइफ को डांटने लगता है गलती तुम्हारी है, ली मैंग को तुमने गुस्सा दिलाया। बोलने लगती है मुझे क्या पता था कि वो ऐसी चली। लियो कहने लगती है अगर वो आती नहीं है तो बेहोश करके उसे ले आते हैं। वैसे भी सबको पता है कि वो हमारे साथ छोड़ के चली गई है। न्यू प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ ली मैंग को देखते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने स्टेप मदर को देखती है, दरवाजा बंद कर रही है। वो कहती है नहीं नहीं हम तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए प्रे करने आए हैं, उसकी डेथ एनिवर्सरी है। ली मैंग का फादर उसे कहता है ये देखो तुम्हारी फेवरेट चीज मैं लेकर आया हूँ। अब वो अपने फादर के हाथों से ले लेती है, एक स्पून खाती है और उन्हें कहती है चले अब जाइए यहाँ से। लेकिन खाने के बाद उसे जोर से चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे उठाने के चक्कर में वो उसके ब्रेसलेट पे हाथ लगाते हैं और एकदम से ली मैंग गायब हो जाती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं बाहर। पुलिस भी सोच रही है एकदम से आपकी बेटी गायब होगी, वो बेहोश थी और गायब हो गई। पुलिस भी हैरान हो रही है उनकी बातों से, बोलने लगते हैं वो रेड लाइट आई थी, ग्रीन लाइट आई थी और वो गायब हो गई। वो हैरान होते हैं और सोच रहे हैं ये लोग पागल हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। ली मैंग देखती है कि वो कहाँ पे आ गई है, सामने ही शी यन को देख रही है और एकदम से वहां पर जी वैन भी आता है उसके लिए कुछ बना कर ये खा लो। जैसे ही वो टेस्ट करती है जी वैन बता रहा है सिस्टर आपको पता है कि हमारी शॉप में एक अजीब सा आदमी आता है जो बहुत ज्यादा खाता है। फिर वो कहने लगते हैं वो देखो आ गया। वहीं पर शी यन बताने लगता है ये फर्स्ट प्रिंस का आदमी है, ऊपर मत उठना। अब वो खाना खाने के बाद चला गया है। जैसे ही बाहर जाता है तो आदमी पूछ रहा है काम हुआ या नहीं। कहने लगता है मैं तो खाना खाने गया था लेकिन अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है। वो बाहर मुड़ने ही लगता है कि एकदम से प्रिंस शी यन उसके सामने आगे उस आदमी को पकड़वा देता है। ली मैंग कह रही है फर्स्ट प्रिंस मुझे खत्म करना चाहता है। प्रिंस शी यन कहता है कोई बात नहीं, मैं और आदमी भेजूंगा तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए। प्रिंस शी यन उसे कहता है कि एम्परर ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जैसे ही वो देखती है इतना ज्यादा गिफ्ट, तुम्हें थैंक यू करने के लिए भेजा है, तो वो लॉन्ग लिव एम्परर कह के बुलाने लगती है। अपने वर्ड में आई है तो उन पैसों से वो एक बहुत ही बड़ा घर खरीदने वाली है। काफी ज्यादा खुश हो रही है देख के। वहीं पर हम ज़्याओ को देखते हैं जो वहां पर कहने लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ली यू कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। ज़्याओ कहता है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तुमने एक बार भी मुझे कॉल किया, अब यहाँ पर आ गई हो। दूर से उसे ली मैंग नजर आती है। अब वो कहने लगता है वो तो तुम्हारी बहन है ना ली मैंग। ली यू सोच रही है ली मैंग इतना बड़ा घर कैसे खरीद रही है, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। ली मैंग के पास जो भी चीजें थी वो लेकर आई है दोबारा से बेचने के लिए। शॉपकीपर बड़ा ही खुश हो रहा है। ली यू वापस आके बताने लगती है मुझे शक है कि कुछ तो उसके पास है जो वो ये चीजें लाकर बेच रही है, उसके पास इतना पैसा आ गया है। अब वो अपने पेरेंट्स को कहने लगती है ली यू अगर वो चीज हमारे हाथ लग जाए ना फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। अब वो दोनों हस्बैंड और वाइफ ली मैंग पर नजर रखने आए। ली मैंग उस ब्रेसलेट से एकदम से गायब हो गई है। गायब होके आती है तो जी वैन पूछ रहा है सिस्टर आप आ गई, आप क्या खाएंगी। वो उसे डिश बता रही है ये वाली मैं डिश खाऊंगी। अभी वो वहीं पे खड़ी है, वो अपने पेरेंट्स को देखती है और कहती है तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। वो उसके हाथ से वो ब्रेसलेट चुराने के लिए आए हैं कि एकदम से जी वैन शोर सुन के आता है सिस्टर क्या हो रहा है। बाहर आदमी जो आग लगाने आया था फर्स्ट प्रिंस की तरफ से, वो अंदर लड़ाई देखता है तो सोचने लगता है फर्स्ट प्रिंस ने किसी और को भेज दिया, चलो मैं फिर ये नहीं करता, और वहां से चला जाता है। दोनों मिलके उनको अच्छा सबक सिखाते हैं। वो उनको वहां से भगा देती है। वापस जाते हुए उसका फादर अपनी वाइफ से लड़ रहा है कि तुम ली मैंग को अगर ना निकलवाती ना तो आज ये ना होता, ब्रेसलेट भी हमारे घर में होता।
वो बोलने लगती है, तो तुम्हें क्या, तुमने जो इतने मुझसे पैसे लिए हुए हैं। दोनों वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों की डेथ हो गई है। ली यू काफ़ी ज़्यादा सैड है। वो ली मैंग को आता देखती है तो कहती है, तुमने मारा है हमारे पेरेंट्स को, तुम भी अच्छी तरह नहीं मरोगी, डॉक्टर उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ली मैंग भी दोनों की बॉडीज देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई है। अब उसके पास एक ही पिक्चर है जो बैठ के सैड होकर देख रही है। सामने ही जी वैन कहता है, लगता है सिस्टर बहुत सैड है। प्रिंस शी एन उसके पास आकर बैठ जाता है और वो बता रही है कि ये आखिरी फ़ोटो ही रह गई है मेरे पास। प्रिंस शी वैन बताता है, मेरी माँ जब चली गई थी उस वक्त मैं 3 साल का था, लेकिन तुम्हारी तरह की पिक्चर भी मेरे पास नहीं है। वो उसे एक गिफ्ट देता है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से खुश हो जाती है और थैंक यू बोलने लगती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत खुश हो रही है। गार्ड कहता है, ये तो आपको कनकुबान शन ने एकदम से वो गार्ड को मारता है और कहता है, तुम बहुत फ्री हो गए हो मुझे लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ली मैंग वहाँ पे आई है और सोच रही है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इससे अच्छा पहले ही मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। प्रिंस को पता चलता है, खबर मिलती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और एकदम से बीमारी फैल रही है। चीज़ें आने में पता नहीं 1 मंथ लग जाएगा, जहाँ से चीज़ें आनी है बहुत टाइम लग जाएगा। ली मैंग कहने लगती है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आती है और रात को वहाँ पर सब में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। एक औरत वहाँ पे मेडिसिन लेकर जा रही है तो एक लड़का आता है, उसे धक्का देके खुद मेडिसिन ले लेता है। प्रिंस शी एन वहाँ पे देखने लगता है और उस लड़के को मारता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उस औरत को दोबारा से मेडिसिन देने लगता है। मारूंगा। प्रिंस शी एन के पानी में कुछ मिला देता है, अपना ब्लड मिला देता है ताकि उसे भी बीमारी लग जाए। जैसे ही हम देखते हैं सुबह को ली मैंग वापस आ रही है खुशी से, वो सामने देखती है कि सब रो रहे हैं, सामने एक बॉडी पड़ी है। अब ली मैंग जोर जोर से वहां पे रोने लगती है, पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए काफी दुखी होने लगती है। लेकिन एकदम से प्रिंस शी एन उसे बुला रहा है, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो उसे देखती है और कहती है, फिर ये बॉडी किसकी है। वो बॉडी देखी जाती है तो वो उसी लड़के की होती है जो प्रिंस शी एन को मारना चाह रहा था। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है एक सर्वेंट ने उसे देख लिया था ये सब करते हुए, और इससे पहले कि वो कुछ करता उसकी खुद ही डेथ हो गई थी। सामने सर्वेंट प्रिंस शी एन को देख के कहता है, अभी आप जिंदा हैं। प्रिंस कहता है, हाँ थैंक यू सो मच। एक डॉक्टर आती है जो ली मैंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही है। ली मैंग कहती है, आप डॉक्टर है ना, मैं मेडिसिन तो नहीं बना सकती लेकिन ला ज़रूर सकती हूँ अपने स्टोर से। डॉक्टर कहती है, तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान बची है, हम जितना तुम्हारा थैंक यू करें उतना ही कम होगा। उसकी तारीफ करने लगता है, पहले तो ये हमें चीज़ें देती थी, अब इसने हमारी जान भी बचाई है इतने ज़्यादा लोगों की। ली मैंग वहीं पर सबको देखती है और कहने लगती है, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, इसीलिए मुझे हेल्प करनी थी, प्लीज़ जल्दी से सब उठ जाइए। वो काफ़ी इमोशनल हो रही है। शी एन कहता है, तुम अभी से इमोशनल हो रही हो, लेकिन मेरा गिफ्ट अभी तुमने देखा ही नहीं। वो वहाँ पर एम्पायर का ऑर्डर उसे सुनाने लगता है, तुम एम्पायर की स्पेशल हो, मतलब अब तुम जब भी चाहो एम्पायर से मिल सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। अब वो कहने लगती है, ज़रूर तुमने ये एम्पायर को कहा होगा ना ये गिफ्ट देने के लिए। प्रिंस शी एन बोल रहा है, तुम ये डिजर्व करती हो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि ली यू आ जाती है। ली यू वहीं पर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है, तुम वही हो ना जो सबको बचा रही हो। अब वो कहती है, तुम मुझे जानती हो। ली यू से कह रही है, तुम्हें कौन ही नहीं जानेगा, तुम इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करी हो, और ज़ोर से उसका हाथ पकड़ रही है। शी एन कहता है, ली यू इसका हाथ तो छोड़ दो। ली मैंग वहीं पे कह रही है, तुम कितनी क्यूट और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी हो। ली यू ली मैंग को तैयार करी और कह रही है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जैसे ही वो सामने आती है तो प्रिंस जी एन गुजर रहा होता है, उसे कहने लगता है, तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। ली यू उन दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आई है, उन दोनों को पकड़ा देती है और वहाँ से जा रही है। वहीं से ली मैंग कहती है, किसने कहा कि मुझे ये गिफ्ट अच्छा लग रहा है, और वहीं से बाहर चली जाती है। अब ली यू को जाने से पहले वो बहुत सारे गिफ्ट देती है कि तुम्हारी तो मैरिज होने वाली है ना, ये गिफ्ट तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ली यू से बहुत इंप्रेस हो गई है और उसे थैंक यू बोल रही है। उसे कह के जाती है, कैपिटल में मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और चली जाती है। अब वो जैसे ही बैठी है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो लिख के दे रही है। एक अंकल सामने कह रहे हैं, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत काम आएंगे, तुम ऐसी और भी चीज़ें लिख सकती हो क्या। प्रिंस शी एन उसको थैंक यू कर रहा है और वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मेरा टाइम ट्रैवल करने का मकसद यही था, लोगों की हेल्प करना। वहीं पर बताया जाता है कि मिनिस्टर आपसे बात करने आए हैं। मिनिस्टर आके कह रहे हैं, प्रिंस शी एन आपको 7 साल हो गए यहाँ पर, अब तो यहाँ से सारे स्पाई और दुश्मन भी चले गए, अब आपको वापस चलना चाहिए। ली मैंग उसके मुंह में कुछ डाल के कहती है, देखो सैड मत हो। वो उसे बोलने लगता है, तुम पहले से ही जानती हो। बोलती है, हाँ मैंने पहले ही गैस कर लिया था कि वैसे भी यहाँ पर कनकुबाइन और ये सारी चीज़ें तो होंगी।
एकदम से खड़ी हो जाती है ली मैंग और कहती है, अगर प्रिंस शी यन नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती नहीं करेंगे आप। वो गुस्सा होने ही लगता है कि उसे प्रिंस इशारा करता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। ली मैंग उसे अपने वर्ड में लेकर आई है एक बहुत बड़ी पार्टी में जो उसने रखवाई है। उसे बताने लगती है, ये सब कुछ मैंने अरेंज किया है। प्रिंस शी यन कह रहा है, इसका मतलब तुम बॉस हो यहाँ की? वो कहती है, हाँ चलो अंदर चलते हैं। अंदर बहुत सारी चीज़ों की बोली लगने वाली है और वहीं पर ली यू भी आई है। ली यू वहाँ पर 2 मिलियन किसी तरीके से इकट्ठे करके लेकर आई है। सामने वो ली मैंग को देखती है तो चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से पेरेंट्स की डेथ हुई, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ पर आने से? सब लोग ली मैंग के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। ली मैंग उससे कहने लगती है, देखो पहले तुम ना अच्छे से सब कुछ स्टडी करके आओ, फिर मुझसे बात करना। वहाँ पर सबसे पहली चीज़ लाई गई है, उस पर बोली लगनी शुरू हो जाती है। 1 बिलियन से स्टार्ट होता है और सब बोली लगाने लगते हैं। एकदम से ली मैंग को कोई बुलवाता है और वह अंदर की तरफ जा रही है शी यन के साथ और ली यू उसका पीछा कर रही है। सामने देख रही है कि कुछ कंपनी के लोग आए, बहुत बड़ी कंपनी से उसे इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है और वो लोग एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सामने खड़ा हुआ अंकल शी यन की तरफ देख रहा है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी फैमिली की तरफ दिखता है। वहां से वो कहती है, चलिए मुझे घर दिखाइए। वो उनके साथ जा रही है ली मैंग और शी यन पीछे ही है। शी यन को सामने कहा जाता है, आप बैठ जाइए। वो कुछ रीड कर ही रहा होता है कि एकदम से ली यू उसके ऊपर आके गिरती है। शी यन उसे देखने लगता है, ये कौन है? ली मैंग वापस आती है तो वो ली यू को देखती है, वो नीचे गिरी हुई, उसकी हालत भी खराब लग रही है। असिस्टेंट बताने लगता है कि ये शी यन पे आके गिर रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी, तो मिस्टर शी यन ने इसे मारा है। ली मैंग वहीं पर शी यन से इम्प्रेस होने लगती है। दूसरे वर्ड में हम देख रहे हैं एम्परर को। वहां पर वो कहने लगता है, मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़की कितना कुछ कर सकती है। जाके मेरा ऑर्डर ऐसे ही नकली वाला ऑर्डर सब में फैलाओ कि मैं उसे प्रिंसेस का नाम देना चाहता हूँ, मतलब अपनी बेटी का नाम। फिर मैं देखता हूँ कि प्रिंस शी यन कैसे भागता हुआ वापस नहीं आता। वहां पर ही एम्परर उसे कुछ बता रहा है कि ये एग्जामिनेशन तुम्हें कैसे करवाना है, तो वो कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। एम्परर को गुस्सा आने लगता है कि मुझे टैलेंट चाहिए, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वहीं से वो चला जाता है सॉरी करके। दूसरी तरफ ली मैंग को प्रिंस शी यन बोल रहा है कि वापस जाना कैपिटल में खतरे से खाली नहीं होगा। वो बोलने लगती है, क्यों नहीं वापस जाना? अगर वापस नहीं जाएंगे तुम्हारी माँ का बदला कैसे पूरा होगा? चलो हटो, अभी जाना है मुझे। अब वो एम्परर के सामने आई है, नीचे बैठ जाती है। एम्परर उसे देखता है और कहता है, नहीं नहीं नीचे मत बैठो, ऊपर उठ जाओ। वो उसे गिफ्ट के तौर पर प्रिंसेस बनाना चाहता है, अपनी बेटी की तरह उसे बनाना चाहता है। लेकिन ये बात सुन के प्रिंस शी यन कहता है, ऐसा नहीं कर सकते आप फादर, आप इसे प्रिंसेस नहीं बना सकते। जैसा कि एम्परर ने एक्सपेक्ट किया था कि उसका बेटा यही बोलेगा। यन बोलता है, हम रिलेशनशिप में हैं और ली मैंग कहने लगती है, ये क्या कह रहे हो तुम? वहीं से उसे जल्दी से वो लेकर चला जाता है। अब आकर वो घबराई हुई है कि एकदम से शी यन ने क्या बोल दिया है। प्रिंस शी यन वहां पर आता है, वो चीजों को उठा रही थी, वहां पर ही आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे देख के बोलती है, तुम एकदम से एम्परर को क्या बोल रहे थे? हमारा तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर तुमने ऐसा बोला है तो मुझे बताओ। अब वो ऐसे इमेजिन करने लगती है जैसे प्रिंस उससे कॉन्फेस कर रहा है, लेकिन प्रिंस बोलने लगता है, मैंने कहा कि तुम किसी और मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए। अब उसे गुस्सा आता है, अच्छा इसलिए तुमने जल्दी में ये बोल दिया, ये बहुत ही बुरी बात है। अगले दिन गार्ड आके प्रिंस को बताने लगता है कि मिस ली मैंग को कनकोबाइन लियू ने बुलवाया है। अब वो कनकोबाइन लियू का नाम सुनता है तो कहता है, चलो कोई बात नहीं, वो तो उसकी फ्रेंड है ना, लेकिन असल में उसे क्वीन ने बुलवाया है। लियू को जल्दी से आकर वो बचाने लगती है, क्वीन ने उसे बांध के रखा हुआ था। वो बोलने लगती है, क्वीन ये तरीका बहुत ही पुराना हो गया है, इससे करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको देती हूँ एक बुक, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जिससे आप एम्परर का दिल बहुत अच्छे से जीत सकती हैं। ये लीजिए, ये बुक मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको अच्छे से पढ़नी होगी। वो वहां पर ही क्वीन को बुक देती है। क्वीन वो बुक देखने लगती है और उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। लियू उसकी दोस्त पूछती है, उसे कह रही है बेकार बुक है, लेकिन क्वीन को कहने लगती है, ये बहुत ही अच्छी बुक है और देखिए आपके ये फेस पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये आप लगाइए तो आपका फेस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब क्वीन उसकी बातों में आ जाती है और वो देख रही है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। लियू उससे पूछती है तो कह रही है इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्वीन वहां पर वो दोनों चीजें लेके बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ शी यन को पता चलता है कि क्वीन ने ली मैंग को बुलाया था, लियू ने नहीं, तो वो जल्दी से वहां पर आता है। एम्परर जो बैठा था उसे आते देख तलवारें लेकर पूछने लगता है, क्या कर रहे हो तुम?
ली मैंग के बारे में पूछ रहा है। एम्परर कहने लगता है मुझे लगता है जरूर तुम्हें गलतफहमी होगी हो सकता है वो ऐसे ही बात करने के लिए आई हो। शी यन काफी गुस्से में लग रहा है कि क्वीन कहाँ पर है कि तब तक ली मैंग आती है और आकर कहती है क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वो देखती है तुम मुझे लेने आए हो, चलो चलते हैं। जैसे ही वो वापस आती है उसके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। वो देख के काफी खुश हो जाती है और देख रही है इतने सारे गिफ्ट मुझे मिले हैं, एम्परर ने दिए हैं और साथ में क्वीन ने भी उसे गिफ्ट दिए होते हैं। ली मैंग शी यन से थोड़ी उस वक्त नाराज हो गई थी। वहां पर उसे देख के बोलने लगती है तुम ऐसे ही आ गई यहाँ पर और तुमने क्या समझा कि वहां पर मैं किसी मुसीबत में हूँ, ऐसा कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। लेकिन वो सिर्फ फ्लावर लेकर आया और कहने लगता है मैं सॉरी करने के लिए ये लेकर आया था। मैं कहती है ठीक है तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर एम्परर की तरफ आती है और दिखाने लगती है ये देखिए आपके बेटे ने आपको गिफ्ट दिए हैं। शी यन ने जो गुस्से में एम्परर को बोल दिया था एम्परर का गुस्सा उतर जाए, वो वहां पर ही पिक्चर बनाकर दिखा रही है। सब देख के हैरान हो जाते हैं ये पिक्चर बन जाती है क्या। एम्परर भी वहीं पर कैमरा लेकर पिक्चर बनाने लगता है। वो सबको बता रही है कि ये कैसे कैसे काम करेगा। वो देखता है ये तो पेंटिंग की तरह लग रहा है। सब वहां पर बना ही रहे होते हैं कि वहां पर सेकंड प्रिंस आता है। सेकंड प्रिंस वहां पे फादर को बुला रहा है। फादर उसका पिक्चर लेने में बिजी है। उसे कहता है क्या हुआ, कोई जरूरी काम नहीं है तो जाओ यहाँ से, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। सब मिलके एक सेल्फी भी बनाते हैं। यन को चोट लगी है और वहीं पर उसे मेडिसिन लगाई जा रही है कि तब तक हम ली मैंग को आता देखते हैं। जल्दी से वो एंटर हो जाती है और आंखों पे हाथ रख लेती है। शी यन वहीं पे कह रहा है तुम जाओ यहाँ से। अब वो वहां पर देख रही है कि उसके सामने वो कैमरा लेकर आता है और कहने लगता है ये बहुत ही काम का है, ये लो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। उसे कहती है चलो मेरे वर्ड में। अब वो दोबारा से उसके वर्ड में आते हैं और वहां पर काफी ज्यादा चीजें लेकर आए। एक पेंटिंग जो उस बूढ़े आदमी को दिखाने लगते हैं। वो देख के हैरान हो जाता है। सामने जो लड़का बैठा है जो सिग्नेचर करवा रहा है वो कहने लगता है तुम वैसे कहाँ से हो। शी यन से पूछने लगता है। बताता है तुम्हें पता है कि ली मैंग जैसी लड़कियों के ना बहुत सारे प्रपोजल आते हैं क्योंकि वो इतनी लाइक है। अब वो इस बारे में सोचता जा रहा है। ली मैंग बाहर वॉक करते हुए आ रही है शी यन के साथ। वो वहां पर इशारा करके उसे कहता है वो देखो सामने। सामने वो कुछ लोगों को देख रहे हैं जो वहां पर बाइक पे खड़े हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब वो वहां से ही आती है। शी यन उसे एक जगह पे लेकर आया है। सामने वो देखती है ये यार तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ब्रेसलेट से वो ट्रांसफर होके फिर से पुराने जमाने में आ जाते हैं। जैसे ही वहां पर सर्वेंट आता है कह रहा है मैं यहाँ पर सब तैयारियां कर रहा हूँ, आपका घर है ये। वो कहती है क्या ये हमारा घर है, मतलब किसने कहा कि मैं प्रिंस शी यन से मैरिज कर रही हूँ। शी यन वहां पर उसकी बातें सुनता है कि ये क्या कह रही है। सर्वेंट पूछने लगता है आप क्या कह रही हैं। बोलने लगती है मैंने तो अभी ये नहीं कहा कि मैं प्रिंस शी यन से मैरिज करने वाली हूँ। अब वो ये सुन के सैड हो जाता है कि ये मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती। वहां पर ही कहता है ठीक है अगर तुम मैरिज नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी होगी। ली मैंग एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उससे कॉन्फेस कर ले, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें फोर्स ही नहीं करूंगा। सोच रही है किसने कहा कि मेरे पास ऐसी यार्ड नहीं है, मेरी ग्रैंडमा ने भी छोड़ी है। जैसे ही अपने वर्ड में आई है तो उस यार्ड को देख के खुश हो रही है। अभी वो ट्रांसफर होने ही वाली थी कि सामने वो देखती है प्रिंस को और साथ में जी वैन को। प्रिंस वहां पे देख रहा है, वो उसको सरप्राइज देने के लिए आया है और जी वैन भी वहां पर आ जाता है। दोनों बताने लगते हैं कि हमने बहुत सारी तैयारी की है तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। अब ली मैंग सरप्राइज उसका ये है कि उसका रेस्टोरेंट अच्छी तरह से ओपन हो गया है। वहां पर सब लोग आ रहे हैं। वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है और सबको वेलकम कर रही है। अभी वहां पर सब खड़े ही होते हैं कि वहां पर सामने एक यंग मास्टर को आता देखते हैं जो आके ही कहने लगता है रुक जाओ यहीं पर। वो कहा जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो यंग मास्टर आता है। जी वैन उसे वापस जाने को बोल रहा है। अब ली मैंग सोचने लगती है आखिर ये सब चाहते क्या है। वो चाह रहे हैं कि ये शॉप हमारी पहले थी और ये हमें वापस चाहिए। वहां पर जबरदस्ती करने लगते हैं। ली मैंग वहीं पे कहती है अच्छा तो तुम लोग ये वापस लेना चाहते हो, लेकिन मुझे एम्पायर का पता है कि वो तुम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा। एम्पायर के पास हम जाएंगे, वहां पर उससे बात करेंगे। वो शी यन को देखती है। शी यन प्रिंस को कहने लगती है देखो इनकी बातों पर गौर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम एम्पायर के पास जाएंगे और उनसे फैसला लेंगे। सामने ब्रेसलेट को देख रही है। वो वहां पर कहता है हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्लान बना लेते हैं। रात को हम देखते हैं दो लोगों को, वो वहां पर ही उस पेंटिंग के सामने पता नहीं प्रे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। शी यन भी आ जाता है उसके सामने और कह रहा है देखो ये समझते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा इनका कोई इमोर्टल हूँ। बाहर से हमको शेडो दिखाता है तो अंदर दोनों उसके सामने प्रे करने लगते हैं, जबकि बाहर खड़े होकर ली मैंग हंसने लगती है कि ये इसे बड़ा ही इमोर्टल समझ रहे हैं। वो उसे कहने लगता है मेरा एक काम कर दो फिर मैं तुम लोग का काम करवाऊंगा। वो वहां पर ही एक पेंडेंट उन लोग को देता है और कहता है कि तुम लोग को इस आदमी को ढूंढकर ये पेंडेंट पहुंचाना होगा। अब वो देखती है वैसे ये पेंडेंट है किसका। वो उसकी तरफ देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है और तुमने मुझे बताया नहीं।
दूसरी तरफ उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो शॉप के सामने गड़बड़ करने आया था। वो वहां पर एक आदमी से बात कर रहा है कि ये आखिर कौन सा पेंडेंट होगा जो प्रिंस देना चाह रहा है। सामने ही अगले दिन हम देखते हैं वहां पर ही सर्वेंट खड़ा हुआ है और जीवन को बताने लगता है कि ये ना फिर से लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। वो यंग मास्टर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे प्रिंस की असलियत का पता चल गया है। कि तब तक हम ली मैंग को आता देखते हैं। ली मैंग वहीं पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। उसे देखकर वो यंग मास्टर हैरान हो जाता है कि इसके हाथ में ये क्या है। वो सामने आती है और कहती है अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। यंग मास्टर कह रहे हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है, अटैक करना होगा। लेकिन वो वहां पर ही अटैक अपने तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड से जो चीजें लेकर आई है उससे करने लगती है। दूसरी तरफ एम्परर को देख रहे हैं जिसको सेकंड प्रिंस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हमेशा ही गड़बड़ करते रहते हो। तुम्हारी वजह से इतने सोल्जर्स की जान चली गई है, तुम कोई काम ढंग से करोगे भी या नहीं। उसे सजा के लिए भेज देता है और पीछे बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान भी होने लगता है। सब बहुत ज्यादा खुशी से बैठे हैं। एम्परर को बुलाया गया है। वहां पर सब बैठकर वहां पर कुछ पी रहे हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से वो लेकर आई है ली मैंग। उन सबको देने लगती है, उन सबको खिला रही है तो वो सब खुशी से खाने लगते हैं। एम्परर को तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वहां पर देख रही है कि एम्परर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। प्रिंस शी एन भी एंजॉय कर रहा होता है। वो उसे थैंक यू बोलने लगता है कि ऐसा तो मैंने कभी पहले टेस्ट किया ही नहीं। एम्परर काफी ज्यादा हैप्पी लग रहा है, उन चीजों को एंजॉय कर रहा है और वो दूर से देखता है कि प्रिंस शी एन और ली मैंग साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और कोई ऐसा है कि जो प्रिंस शी एन को कंट्रोल कर सकता है। वो वहां पर ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन उन दोनों को देखकर उसे याद आने लगती है अपनी वाइफ की। वहां पर वो काफी ज्यादा रो रहा है। उसके जाने के बाद ये सब बोलने लगता है। मैं कह रही मुझे पता नहीं था एम्परर आप इतने दुखी हो जाएंगे। शीयन उसे देखता है तुम क्या बोल रही हो, तुम मेरे साथ चलो। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। सामने सब देखने लगता है सर्वेंट के ये सब क्या चल रहा है। एम्परर काफी दुखी हो रहा है। दूसरी तरफ अगले दिन हम देखते हैं ली मैंग को। वो वहां पे वापस आई है और जो भी वो काम करवा रही है अपने वर्ड में वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी में आई है। सामने उसकी जो स्टेप मदर है और स्टेप मॉम है वो भी बैठी हैं और रिंग दिखा के बोलने लगती है कि ऐसे तो किसी के पास होगी ही नहीं, फिर भी लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। सामने वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। दिल में सोच रही है नहीं क्या पता कि ये सब अरेंजमेंट मैंने किया है, इन्हें पता चलेगा तो इनका क्या हाल होगा। साथ में जो लड़का उनके साथ बैठा है वो कहने लगता है ये तुम्हारी स्टेप मदर ऐसे ही बस बोलती रहती हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहने लगती है ज्यादा हंसो मत, अभी तुम्हें पता चल जाएगा हमारी पावर का। वहां पर ही ली यू ये सब बोल तो देती है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ली मैंग कॉन्फिडेंस में बैठी है और कहने लगती है मैंने अपने लोगों को बुला लिया है। ली यू कहती है अच्छा देख लेते हैं फिर कि तुमने यहाँ पर क्या बाय किया है, तुम्हारे पास कौन सी पावर है। साथ में सोच रही है अगर ये सच निकला तो। अब वो वहां पे जल्दी से अपने लोगों को कॉल करने लगती है और उनको बुलवा लेती है कि जल्दी से यहाँ पर आइए और कहती है बस अब वेट करो। साथ में वो बैठ के आराम से कॉन्फिडेंस में ड्रिंक भी कर रही है। जैसे ही वो लोग आते हैं तो ली यू उन्हें कहती है तुम लोग हमारे लिए आए होगे ना, क्योंकि उसे बिलीव नहीं आ रहा कि ये सब ली मैंग के कहने पे आए हैं। ली मैंग की तरफ आते हैं, उसे फाइल पकड़ाने लगते हैं और वो साइन भी कर रही है। ये सब देख के उसकी स्टेप मदर को और स्टेप सिस्टर को दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं और सब उनकी हालत देख के जोर जोर से हंसने सब तारीफ करने लगे हैं। अब वो कहती है नहीं अभी तक तो मेरी कोई मैरिज नहीं हुई है। अब ये बातें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं प्रिंस शीयन को। सामने जो लड़का उनके साथ काम कर रहा था वो ऐसे ही जोक करने लगता है और उसे कहता है तुम मेरे बारे में भी सोच सकती हो। जैसे ही वो वहां पे बैठी है सब आंटियां आकर उसे कह रही हैं मेरे बेटे से मिलो, मेरे बेटे से मिलो। वो सबको इकट्ठा ही बुलवा लेती है और सबसे मिलने लगती है। जैसे ही वहां पर शीयन ये सब कुछ देखता है उसे काफी जेलसी हो रही है और वो उसे वहां से ही लेकर जा रहा है, अंदर लेकर आता है। देखकर बोलने लगती है तुम्हें क्या हो गया, तुम एकदम से ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने मुझसे कॉन्फेस कर लिया और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। लगता है एम्परर ने इंपीरियल ऑर्डर दिया है और तुम उसको भी नहीं मानोगी क्या। वो वहां पर देखने लगती है तुम्हें इतना क्यों गुस्सा आ रहा है, वैसे तुम इतने ज्यादा जेलस हो रहे हो, मुझे पता नहीं था, ये तुमने मुझसे कॉन्फेस तो किया नहीं। वो वहां पर बोलने लगता है लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उनके साथ मिल रही हो। वो वहां पर ही देखती है अच्छा अच्छा ठीक है। अगले दिन हम देखते हैं एम्परर वहां पे बैठा हुआ है और वो चीजों को देखने लगता है जो दोबारा से वो गिफ्ट लेकर आई है एम्परर के लिए। वहां पर सर्वेंट कहता है ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। सामने वो उनके लिए पिज्जा लेकर आई है और कहने लगती है ये खाइए, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये सब आपके लिए है। वहीं पर शीयन भी अपने फादर को देख रहा है कि फादर तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है वो पिज्जा। वो वहां पर खाने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैं तो और खाऊंगा। काफी ज्यादा खाने लगता है।
सोच रही है ये लोग पुराने जमाने में एक पिज्जा से कितने ज्यादा खुश हो गए हैं। फिर एक और चीज देखते और कहते हैं ये भी खाई जा सकती है। ली मैंग कहती है नहीं नहीं ये खाई नहीं जा सकती। शी यन वहीं पे कहता है फादर इसको खाते नहीं है, ये एक हथियार की तरह यूज हो सकती है। अब उसका फादर वो यूज करता है सेकंड प्रिंस पे, उसकी तरफ करता है तो उसे जोर का करंट लग जाता है। अब वो कहता है ये क्या हो गया, एकदम से एम्परर उठता है कि ये क्या हो गया, ये मरेगा तो नहीं ना। शी यान वहीं पे देखता है और कहता है नहीं फादर ये नहीं मरेगा, बस इसे थोड़ा सा ये लगा है और ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अपने वर्ड में उसे ली मैंग लेकर आती है। सामने एक बच्ची भागती हुई जा रही है। ली मैंग बैठकर उसे अपनी स्टोरी सुना रही है। माँ के जाने के बाद उसके फादर ने आगे मैरिज कर ली। उसकी स्टेप मदर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी और ग्रैंड माँ भी चली गई। ग्रैंड माँ ने उसके लिए एक घर छोड़ा था जिससे वो पुराने और नए जमाने में ट्रांसफर हो सकता। अब वो उसे लेकर आती है। शी एन भी काफी एक्साइटेड लग रहा है। वो उसे ड्रेसेस दिखाती है, ये देखो लड़कियां कैसे ड्रेसेस डालती हैं हमारे यहाँ। एकदम से उसे कॉल आने लगता है, ऑर्डर आता है उसका। वो कहती है ठीक है हम टाइम पे पहुंचा देंगे। अब वो शी यान को कहती है मुझे जा करना तुम्हारे जमाने में एक और काम भी करना है। वो आती है और एम्परर के सामने बता रही है कि उसे लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना है जिसमें लड़कियां पढ़ा करेंगी। एम्परर को ये बात बड़ी अजीब लगती है और जो आपस में वहां पर मिनिस्टर खड़े हैं वो भी कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। बोलती है ऐसा ही होगा, इससे ये होगा कि लड़कियां भी बहुत ज्यादा सेंसिबल हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकेंगी और आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। शी यान कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा लड़कियों के लिए। वो साथ देने लगता है उसका और दूसरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रिंस वहां पर देख रहा है कि एम्परर उसकी बात मानने को तैयार हो गया। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ स्कूल खोलने की, अगर तुम ये चाहती हो तो सारा इंतजाम तुम खुद ही करोगी। वो वहां पर ही एम्परर को बड़ा थैंक यू कर। एम्परर उसे परमिशन दे देता है। जो मिनिस्टर्स उसके खिलाफ जाना चाह रहे थे वो उन्हें भी डांट देता है और डांट के वहां से भगा देता है। सेकंड प्रिंस को देखते हैं वो वहां पे ही सोच रहे हैं आखिर फादर ने ये स्कूल खोलने की, लड़कियों वाला स्कूल खोलने की परमिशन क्यों दे दी होगी। वो वहां पर ही बातें कर रहे हैं एक आदमी से जो उसके साथ मिला हुआ है और वो भी एम्परर को मारना चाहता है। दोनों ही मिलके वहां पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एम्परर वहां पर आ जाएगा। ली मैंग उसे वहां पर लेकर आई है और कहने लगती है सेकंड प्रिंस तुम्हारा सारा राज खुलकर सामने आ गया तुम्हारे फादर के। वो वहां पे चिल्लाता है फादर मुझे माफ कर दीजिए। उसका फादर कहता है तुम अब क्राउन प्रिंस की सीट पर नहीं हो और ये आदमी जो तुम्हारे साथ था मेरे खिलाफ काम कर रहा था इसे मरना होगा। ये सजा देता है और साथ में वो काफी ज्यादा दुखी भी हो जाता है। वहीं पर उनको ले जाया जा रहा है। एम्परर काफी दुखी हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा ही मुझे जान से मारना चाहता है। सामने वो अपनी कनकोबाइन को देखता है ली यू जो उसके लिए लेकर आई है जूस और कह रही है ये लीजिए पी लीजिए और खुश हो जाइए। सेकंड प्रिंस के सामने सर्वेंट खड़ा हुआ है। सर्वेंट वहां पर देख रहा है सेकंड प्रिंस जोर जोर से काफी ज्यादा रो रहा है। वो देख रहा है उसे, बोलने लगता है अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि फादर की बर्थडे आने वाली है ना, उस बर्थडे पर मैं उनकी मौत का दिन बना दूंगा। एम्परर की बर्थडे मनाने के लिए सब लोग वहां पर सामने आ रहे हैं। वहां पर ही ली यू भी काफी हैप्पी लग रही है, उसको सारे गिफ्ट दे रहे हैं। शी एन भी खड़ा हुआ है और ली मैंग भी उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई है। वो दोनों उसके लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। सेकंड प्रिंस देख रहा है कि मुझे तैयारी करनी है। वो अपने एक और दोस्त को लेकर आता है जापानीज सोल्जर को। सामने वहां पर शी एन भी देखने लगता है। सबको बहुत अजीब लगता है। ली यू वहां पर देखती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या काम है। वो आकर कहने लगता है एम्परर की बर्थडे है, मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर आकर बर्थडे मनाऊं। अब ली मैंग कहती है तुम्हें यहाँ पर कोई इनविटेशन नहीं मिला, तुम अचानक से यहाँ पर आए हो, जरूर तुम्हारा मकसद कोई और होगा। वहां पर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहने लगता है यहाँ पे गेस्ट का ऐसे वेलकम किया जाता है। ली मैंग उसे गौर से देख रही है कि ये जरूर कुछ करने वाला है, तो इससे पहले कि वो करे वो सेकंड प्रिंस की तरफ एक हथियार को चलाती है और वो देख के डर जाता है। बोलने लगती है तुम्हें क्या लगा कि हमने तैयारी नहीं की। ली मैंग वहीं पे देख रही है और तैयारी करके खड़ी हुई है। वो जैसे ही उसको देखती है हमला करने से पहले ही वो उस पर अटैक कर देती है और वहीं पर एम्परर को बचा लेती है। वो जापानीज सोल्जर देख के हैरान हो गया है कि इस तरह का हथियार मैंने देखा नहीं कभी। एम्परर काफी खुश हो जाता है, उसे थैंक यू कर रहा है उसे बचाने के लिए और सामने ही सब उस जापानीज सोल्जर को देखने लगते हैं। सेकंड प्रिंस अपने फादर के सामने झुक रहा है हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, लेकिन वो एकदम से उस हथियार को उस सोल्जर से हाथों से ले लेता है और कहने लगता है अब मैं आपको मारूंगा। एम्परर देख रहा है तुम अपने फादर को मारोगे, तुम मुझ पे अटैक करोगे, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी। वो सोल्जर भी उसे मना कर रहा है कि ये हथियार बहुत ताकतवर है, लेकिन वो कहता है आज मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगा और आज मैं इसे मार के रहूंगा। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसे ली मैंग कह रही है तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, देख लो। लेकिन सेकंड प्रिंस कहता है जो भी हो जाए आज मैं अटैक करके रहूंगा।
ली मैंग उसे कहती है तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम इस हथियार का मुकाबला कर पाओगे। इन बड़ी ज्यादा सैड हो जाती है कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, ये बस जज्बात में ये सब बोल रहा है। एम्पर कहने लगता है जज्बात में आकर ये मेरी जान लेना चाहता है, वो भी उसे माफ नहीं करना चाहता होता। ली मैंग एम्पर से परमिशन लेती है और सेकंड प्रिंस को वहां पे पकड़वा दिया जाता है, जो वहां पर अटैक करने के लिए खड़ा था। बड़ा ही जोर जोर से बोल रहा था। ली मैंग कहती है तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, उसके हाथ भी कांप रहे हैं। शी एन को देखते हैं कि अगले दिन वो अपने फादर के सामने आता है। फादर उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम ही एक अच्छे बेटे हो मेरे, इसीलिए तुम्हें ही मैं सीट पे बिठाना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी इतना कोई साथ नहीं दे रहा है और तुम ही मेरे साथ सिंसियर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सीट पे बैठो। अब मैं बहुत बुरा हो गया हूँ तो तुम्हें एम्परर की सीट संभालनी होगी। शीयन काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है ठीक है फादर, अगर आप ये चाहते हैं तो। इसके बाद सेरेमनी होने लगती है और एम्परर की सीट पर उसे बिठाया जा रहा है। बहुत दिनों से वो बिजी है और वो ली मैंग को मिला भी नहीं है। ली मैंग आती है तो उसे कहा जाता है वापस जाओ। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहने लगती है अब ये एम्परर की सीट पे बैठ गया है तो अब ये यही करेगा क्या, और मैं आगे जाकर मिल भी नहीं सकती। वो सैड होके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ली मैंग प्रिंसेस उससे मिलने आई थी। फ्रेंड बताता है कि उनका मूड ना काफी खराब लग रहा था, तो आप जाकर देख लीजिए। अब वो कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। वो वापस आती है तो देखती है कि उसके लिए बहुत ज्यादा केक और चीजें पड़ी हुई हैं। वो याद कर रही है कि उसने शीयन को बताया था उसे ये केक और चीजें बहुत पसंद है, तो वो काफी इम्प्रेस हो जाती है कि मुझे सॉरी करने के लिए उसने ये सब कुछ अरेंज किया है। शीयन वहां पर आता है और कहता है कि मैंने सॉरी करने के लिए तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया है, कैसा लगा तुम्हें, सब कुछ ठीक है ना। वो वहां पर देखने लगती है और कहती है हाँ मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। शीयन कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं अभी तुमसे और सॉरी बोलूंगा और तुम मान ही जाओगी। अगले दिन देखते हैं कि उसे कहा जाता है कि तुम्हें ग्रैंडमा की तरफ जाना है। ग्रैंडमा की तरफ वो जाती है, वहां पर सामने देख के वो देखती है ये तो उसकी अपनी ग्रैंडमा की तरह बिल्कुल लग रही है, तो वो वहां पर ही उसे जोर से हग करने लगती है। वो भी हैरान हो जाती है कैसे क्या एकदम से हो गया। सामने ही ली यू भी देख रही है। वो ग्रैंडमा काफी ज्यादा एजेड है, वो वहां पर ही उसके साथ ही चिपकी हुई है और कहने लगती है आपको तो मैंने बहुत ज्यादा मिस किया था, आप कितनी ज्यादा यहाँ पर अच्छी लग रही हैं, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो ग्रैंडमा उसे देख रही है कि इसे क्या हो गया एकदम से। वो कहने लगती है आपको पता है आप बिल्कुल मेरी असली ग्रैंडमा की तरह दिखती हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ही सोऊंगी। स्टोरी बताने लगती है। अब वो कहती है अच्छा ये बात है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम एकदम से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। अब वो उससे कहने लगती है तुम ये बताओ शीयन के बारे में। वो बताती है शीयन बोल रही है हाँ उसके बारे में ये है कि अगर तुम चाहती हो उससे मैरिज करना तो तुम्हें जल्दी से फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में आगे पता नहीं क्या हो, आगे टाइम किधर जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए फैसले जल्दी ले लेने चाहिए। अब वो वहां पे ही कहती है हाँ आप बहुत अच्छा कह रही हैं। ये सब बातें वो कर रही होती है और शीयन वहां पर उसको लेने के लिए आया तो दूर से ये सब बातें सुन रहा होता है। ग्रैंडमा उसे कह रही है जल्दी फैसला लेने को। शीयन वहां पे सुनता है। अब वो कहती है अच्छा ठीक है आप जो कह रही हैं मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी तो मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन जरूर जो आपने कहा उस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। ग्रैंडमा उससे सारी बातें करती है कि तुम्हें अच्छे से जल्दी से फैसला लेना होगा अगर तो तुम शीयन से मैरिज करना चाहती हो, वरना आगे जाकर ऐसा ना हो टाइम बदल जाए, चीजें बदल जाएं और बाद में तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने इस टाइम पे जल्दी से फैसला नहीं लिया। वो वहां पर उसे अच्छे से समझा देती है एज अ एल्डर। शीयन की तरफ वो आती है, उसे कह रही है कि तुम यहाँ पर आए हो। वो बोलने लगता है हाफ मंथ हो गए तुम्हें ग्रैंडमा के साथ, तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था, लेने आ गया। उसे बोलती है अच्छा तो ठीक है फिर वापस चलते हैं मिलके। दूसरी तरफ ली यू की तबीयत खराब है। एम्परर ने कहा है कि जल्दी से एक अच्छे से डॉक्टर को बुलवाओ। सामने ही ली मैंग भी देखने लगती है। अपने वर्ड में वापस आई है। वहीं पर असिस्टेंट जो उसके साथ काम करता है उससे सब कुछ पूछ रही है। उसे कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी लेकर आओ। वो असिस्टेंट कहता है ठीक है। अभी वो चीजों को देख ही रही होती है, सामने एक लड़की आती है उसे पानी देने के लिए। वो सारी अरेंजमेंट कर रही है, उसके लिए पानी लेकर आई है। दूसरा असिस्टेंट भी उसके साथ आया है और कहने लगता है देखो ये ग्लास अच्छे से ऐसे उसको देना और ऐसे ऐसे करना। अब उन्हें नहीं पता कि उस लड़की में वो ली यू है, उसकी कजन, जो उसे मारने के लिए आई है पॉइजन डाल के। वो पानी डालती है लेकिन उसमें कोई चीज मिला देती है पॉइजन। वो वहां पर ही पीती है। ली यू देख रही है मेरा तो काम हो गया, ये बेहोश हो गई होगी।
और वहां से जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ली मैंग को पहले ही उसकी चाल का पता चल गया था। अब वो वापस आती है, उसका मार्क्स उतर जाता है, कह रही है तुम्हें पहले ही पता चल गया था। ली मैंग कहती है हाँ मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जब मैं पीने लगी तो मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ मिला हुआ है। यहीं पर असिस्टेंट बताने लगता है मुझे तो पता ही नहीं कि ये कैसे आ गई, और मैं भी सोच रहा था इसे हमने रखा नहीं। वो वहां पर ही देखने लगती है अब मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, एकदम से अटैक करने लगती है। ली मैंग उसे कहने लगती है कि तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी, और तुमने ये लास्ट ऑप्शन अब ये चूज किया है। जब से तुम गलत फैसले कर रही हो उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में मुसीबत आ रहा। ली उस पे अटैक करने लगती है, शी यन सामने आकर उसे बचा लेता है। ली मैंग कहती है इसको ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। अब वो देखती है शी यन को जो वहां पर उसे बचाने आया था, उसके हाथ पे भी काफी चोट लगी है, काफी टाइम से वो अपने वर्ड में है। शी यन उसे कहने लगता है क्या तुम वापस नहीं जाना चाहोगी? वो कहती चलो वापस चलते हैं। स्विंग वहां पर करने लगती है, और जैसे ही वहां पर है तो सोचने लगती है शी यन के बारे में कि शी यन को उसने अभी तक उस इंपीरियल ऑर्डर के बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया। उसको ग्रैंडमा की बात याद आती है कि वक्त में तुम्हें फैसला लेना होगा अगर तुम ये चाहती हो तो। वो उसे कहती है चलो मैरिज करते हैं। एम्पायर को देखते हैं, एम्पायर को वो दोनों अपना फैसला बताते हैं और सब लोग उनकी मैरिज अरेंजमेंट करवाते हैं। ग्रैंडमा भी वहां पर काफी खुश है उन दोनों के लिए कि इसने मेरी एडवाइस ले ली, अच्छी बात। दूसरी तरफ ली मैंग और शी यन की मैरिज करवाई जा रही है, सब बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सामने हम ली यू को देखते हैं, वो भी काफी हैप्पी लग रही है और उन दोनों को मुबारकबाद देने लगती है। शी यन और काफी ज्यादा ली मैंग दोनों ही हैप्पी लग रहे हैं। उनको कहा जाता है जो जो तुम लोगों ने रस्में करनी है वो उनको समझाई जा रही है वहां पे। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।